हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम फिर से व्यक्तित्व का पार्ट 2 वीडियो लेके आप सबों के बीच हाजिर हैं। व्यक्तित्व जो है कोर्स 9 का एक पेपर है, जिसके यूनिट 4 में व्यक्तित्व एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका वेटेज यूनिट 4 के लिए बहुत ज़्यादा है। तो पिछली वीडियो पार्ट 1 वीडियो जो हमारा था, उसमें व्यक्तित्व की अर्थ परिभाषा, व्यक्तित्व के कारक, प्रभावित करने वाले कारक एवं व्यक्तित्व के विशेषता के बारे में जाने थे। और ये वीडियो पार्ट 2 है व्यक्तित्व से रिलेटेड। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यक्तित्व मापन की विधि और व्यक्तित्व के क्या सिद्धांत हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो पढ़ने को मिलेगा, जो जानने को समझने को मिलेगा, वो व्यक्तित्व मापन की विधि मेन यही है। इस टॉपिक का जो मेन वेटेज है व्यक्तित्व मापन की विधि, यूनिट 4 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पिछला वीडियो पसंद आया होगा। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में व्यक्तित्व पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिए, फिर इसको देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधि। व्यक्तित्व मापन की विधि कौन कौन से हैं और व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, व्यक्तित्व के आकलन या मापन की विधियां जो हैं, वो 3 विधि मुख्य रूप से हैं। कौन कौन है? 1 नंबर में है आत्मनिष्ठ विधि, 2 नंबर में वस्तुनिष्ठ विधि, 3 नंबर में प्रेक्षेपीय विधि। फिर इस सब के सब पॉइंट भी हैं, इसके बारे में भी हम आज लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जानेंगे आत्मनिष्ठ विधि क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि क्या है, प्रेक्षेपीय विधि क्या है। तो आत्मनिष्ठ विधि के अंदर 5 विधि आते हैं। 5 विधि के द्वारा हम आत्मनिष्ठ विधि को पूरा करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर 4 सब पॉइंट आते हैं, और प्रेक्षेपीय विधि के अंदर 9 पॉइंट आते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिष्ठ विधि क्या है, इसको जानेंगे हम अब। देखिए, आत्मनिष्ठ विधि यानी सब्जेक्टिव मेथड। इसमें लिखा है व्यक्तित्व मापन की वह विधि जिसमें एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाए, उसे आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन से विधि आ जाएंगे? तो पहला है जीवन इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री विधि। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले टाइडमैन ने किया था। यह विधि जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना होता है, तो उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करना होता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षण यानी समान व्यक्ति से अलग मिले, जैसे कौटिल्य पंडित, केबीसी विजेता, सुशील कुमार हो गए, ये सब हो गए। तो इस विधि में कहा गया है कि जीवन इतिहास विधि, इसमें जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में हमको जानना होता है ना, तो उसकी हिस्ट्री को जानते हैं कि उसके माता पिता कैसे थे, वो किस समाज में रहता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। जैसे एबनॉर्मल व्यक्ति हो गए, जैसे कोई कोई होता है ना प्रखर बुद्धि वाले, जिसका IQ 140 प्लस हो या 120 प्लस हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके व्यक्तित्व को हम जानने के लिए क्या करते हैं, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग जब करते हैं, तो उसके जीवन के इतिहास से जुड़ी हुई सारे तथ्यों को हम जानने का प्रयास करते हैं। फिर दोस्तों आगे आते हैं साक्षात्कार विधि है यानी इंटरव्यू मेथड। इसमें कहा गया है साक्षात्कार विधि को मौखिक विधि भी कहते हैं, मतलब इंटरव्यू जो है मौखिक रूप से लिया जाता है। फिर आगे लिखा है साक्षात्कार का अंग्रेजी इंटरव्यू होता है, जो इंटर प्लस व्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका अर्थ आंतरिक अवलोकन होता है। साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है, जिसका प्रयोग शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त विभिन्न पदों पर चयन हेतु भी किया जाता है। दोस्तों, इस विधि में क्या होता है कि जिस व्यक्ति का हमको व्यक्तित्व का मापन करना होता है, सीधे सीधे उससे बात करते हैं, सीधे सीधे उससे प्रश्न करते हैं, सीधे सीधे उसके सामने हम उसके व्यवहार का अवलोकन करते हैं। ठीक है, फिर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? साक्षात्कार विधि। अब तीसरा है आत्मकथा विधि यानी ऑटोबायोग्राफी मेथड। देखिए, जानेंगे व्यक्तित्व मापन की इस विधि में व्यक्ति के अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखने को कहा जाता है, जिससे उसके जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन होता है। इसी के आधार पर मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यक्ति के विचारों का गहन विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। दोस्तों, तो इस ऑटोबायोग्राफी मेथड जो है, इसके द्वारा यदि किसी के व्यक्तित्व का हमको पता लगाना होगा तो क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि जीवन के प्रमुख घटना के बारे में लिखिए। तो उसका जो लिखने का स्तर होगा,
जिस स्तर से वह लिखेगा, जिस बातों का वह जिक्र करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो मूल आधार है वही है। फिर है तीसरा अवलोकन विधि यानी चौथा है अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। जानेंगे यह व्यक्ति मापन की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में हम अपने इंद्रियों के द्वारा जब किसी के क्रिया को देखकर व्यक्तित्व का मापन करते हैं या तो उसे अवलोकन विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग छोटे छोटे बालकों, अनपढ़ व्यक्तियों की मानसिक रोगी के लिए किया जाता है। मतलब ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? प्रेक्षण करना, देखना, उसको जानना, समझना। तो उसके विचार को, व्यवहार को जब हम अवलोकन करते हैं, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं, जो गूंगा होते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं या मानसिक रोगी होते हैं, तो उस सबके व्यवहार को ही देख के ना उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। उस बिंदु तक पहुंचा जाता है, उसके व्यक्तित्व के निर्धारण करने वाले बिंदुओं तक पहुंचा जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? अवलोकन विधि कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। चलिए अब आगे आते हैं। अवलोकन विधि में केवल क्रियाओं यानी व्यवहार को देखकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, इसको हम बता दिए हैं। फिर अगला है 5वां नंबर अंतःदर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि। इसमें हम जानेंगे हम स्वयं अपने अंदर देखकर अपना व्यक्तित्व दूसरों को बताते हैं, तब उसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इस विधि के प्रतिपादक विलियम कुंट हैं। यह अवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि अपने आप से पूछा जाए तो आप चोरी किए हैं, तो कोई भी नहीं कहेगा कि हम चोरी किए हैं। मतलब अपनी कमी को कोई दर्शाना नहीं चाहेगा। मैटर चोरी करने का नहीं है, अपने अंदर की कमी को। वर्तमान समय की ये हालात है कि कोई व्यक्ति ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है कि उसने क्या गलती किया है, उसके अंदर क्या कमी है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर की कमी को खुद से बता के अपना व्यक्तित्व का प्रदर्शन करेंगे, तो जिस विधि के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होगी, उस विधि को हम क्या कहेंगे? अंतःदर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं हम। दूसरा नंबर जो पॉइंट था आपका वस्तुनिष्ठ विधि यानी ऑब्जेक्टिव मेथड जो था, इसके अंदर भी 4 विधियां थी। तो इस 4 विधियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जानते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है। देखिए, व्यक्तित्व मापन की वैसी विधि जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, तो उसे हम वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत निम्न विधियाँ आती हैं। अब जानेंगे 4 विधि कौन कौन सी है। पहला है प्रश्नावली विधि। इस विधि के प्रवर्तक आर.एस. वुडवर्थ थे। प्रश्नावली विधि को हम लिखित विधि भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वस्तुनिष्ठ विधि में जो प्रश्नावली विधि है, ठीक है, तो इसमें हम लिखित रूप में प्रश्न जब किसी से पूछेंगे तो उसको पूरी अभिव्यक्ति का आज़ादी देंगे। खुद से सोच के, समझ के, जो मन करे वो लिखेगा। इससे उसका क्या होगा? व्यक्तित्व उसका परिलक्षित होगा, व्यक्तित्व उसका निर्धारण होगा। आगे लिखा है, प्रश्नावली विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विभिन्न पहलुओं, बुद्धि, अभिक्षमता, संवेग, आदर्श, मूल्य आदि से संबंधित प्रश्नों की रचना कर उन्हें लिखित रूप में उत्तर देने को कहा जाता है। तो व्यक्तित्व मापन की ऐसी विधि को प्रश्नावली विधि कहते हैं। अभी हम बताएं दोस्तों, लिखित रूप से यानी लिखित रूप में उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, वो जो चाहे वो लिख सकता है। मतलब प्रश्न से संबंधित, जो उसको प्रश्न दिया जाएगा उससे संबंधित, तो कितने अच्छे ढंग से उस प्रश्न को डील करता है, इसी पर उसकी व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इस विधि को हम क्या कहेंगे? तो प्रश्नावली विधि कहेंगे। आगे चलते हैं, निर्धारण मापनी जिसको कहते हैं। इस विधि के प्रवर्तक फ्रांसीसी गाल्टन हैं। निर्धारण मापनी में ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे चोरी करना कैसी बात है, सही बात है कि गलत बात है, कि कभी नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति जो है जिस प्रकार का उत्तर देना चाहेगा, जैसे कोई कहेगा कि हाँ सही है, कोई कहेगा कि नहीं गलत है, कोई कहेगा कि परिस्थिति के अनुसार कर लेना चाहिए। तो इस सब प्रश्न के जो उत्तर वो देगा, इस प्रश्न के उत्तर से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं क्रम निर्धारण विधि। इस विधि में हम जानेंगे, जैसे क्रम निर्धारण विधि के प्रवर्तक लुईस थ्रस्टन थे। लुईस थ्रस्टन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये बुद्धि का सिद्धांत भी दिए थे। फिर आगे लिखा है इसमें, क्रम निर्धारण विधि में आपके गुण एवं अवगुणों को क्रम में रखकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मतलब आप में कितना अच्छा गुण है, कितना खराब गुण है, इस बात को जान के हम आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। फिर अगला है समाजमितीय विधि। इस विधि के प्रवर्तक जे.एल. मैरिनो थे। समाजमितीय विधि में किसी भी व्यक्ति, संस्था के बारे में अध्ययन उसी समाज के लोगों से पूछा जाता है तथा जवाब में सभी लोगों का समान मिलता है, वही उसका व्यक्तित्व होता है। जैसे
आपको अपने विद्यालय में कौन सा बालक सबसे लोकप्रिय है, कौन सा शिक्षक लोकप्रिय है, आपकी कक्षा में कौन सा मतलब जो आपके सहपाठी हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण क्रम निर्धारण समाजमितीय विधि समाज के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा ना, उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व निर्धारण होगा। जैसे किसी किसी गांव में चले जाइए तो कोई कोई मतलब पूरा गांव में नामी व्यक्ति होता है, तो उसके बारे में कोई भी आदमी पूछता है तो कहता है कि हाँ अच्छा आदमी है। लेकिन उसी गांव में कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके बारे में पूछने पर कुछ लोग गालियाँ देते हैं या फिर कुछ उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो निगेटिव होगा समाज के प्रति, और जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसका व्यक्तित्व क्या होगा, पॉजिटिव होगा उस समाज के व्यक्ति। तो इस विधि के द्वारा जब व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण किया जाएगा तो उसको हम समाजमितीय विधि कहते हैं। चलिए अब आगे तीसरा है प्रक्षेपीय विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। इसमें जानेंगे व्यक्तित्व मापन की वैसी विधि जिसमें अचेतन मन का अध्ययन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाए, ऐसे विधि को प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। प्रक्षेपीय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित विधि आती है। अचेतन मन आप लोग जानते होंगे, अचेतन मन किसको कहते हैं, जो मतलब अचेतन मन जो होता है ना, व्यक्ति के न चाहते हुए भी कोई काम ऑटोमेटिक कर ले, वो अचेतन मन के द्वारा होता है, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं हो। ठीक है, तो इस विधि के अंतर्गत 9 प्रकार के विधि आते हैं। इसमें अचेतन मन का अध्ययन अप्रत्यक्ष तरीके से भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम सिंपल उदाहरण देते हैं। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछेगा आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो आप कहिएगा हाँ खेलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्रिकेट मैच में कैप्टन अभी कौन है, तो आपका जवाब क्या होता है इस पर निर्धारित करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका सोच लोगों के प्रति कैसा है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि आप कहते हैं कि हाँ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली है, इतना बोल के यदि आप चुप हो गए तो ये आपका जेंडर पैरिटी को दर्शाता है कि आप कितना सेंसिटिव है जेंडर पैरिटी के द्वारा। आप सेंसिटिव नहीं, वही आप कहते हैं कि हाँ पुरुष में विराट कोहली है और महिला में मिताली राज है, तब क्या होता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ही आपका जांच हो रहा है कि आप महिलाओं के प्रति क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से एक क्रिकेट के कैप्टन के बारे में आपसे पूछा गया, उसमें 2 प्रकार के प्रश्न जो है अचेतन मन में आपके मन में क्या चल रहा है या आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका व्यक्तित्व किसके प्रति कैसा है, इसका निर्धारण हो गया ना। आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया लेकिन उसका जवाब जो आपका है वो 2 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। तो इस विधि को हम प्रक्षेपीय विधि कहेंगे। इसमें 8 प्रकार के विधि आते हैं, चलिए जानते हैं। ए नंबर में है क्रम प्रविधि। इस विधि में किताब, मिठाई, स्कूली कार आदि, स्कूटी, कार आदि दिया जाता है, फिर कहा जाता है इसे क्रम में रखिए, फिर जो चीज़ पहले रखता है व्यक्ति उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे आपको यदि कहा जाए सब चीज़ को रखने के लिए, यदि आप किताब पहले रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व पढ़ने में अच्छा है। यदि आप मिठाई रखते हैं सबसे पहले, बाकी बाद में रखते हैं, मतलब आपका व्यक्तित्व खाने में अच्छा है। इस तरह से व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है क्रम प्रविधि के अनुसार। फिर दूसरा है अभिव्यक्ति प्रविधि। इस प्रविधि में पूछा जाएगा कि आप शिक्षण के बारे में क्या सुधार करना चाहते हैं, उसके जवाब के आधार पर आपका व्यक्तित्व का निर्धारण। अपना अभिव्यक्ति आपको कहा जाएगा कि दर्शाइए, आप अपना अभिव्यक्ति आपके अंदर क्या चल रहा है उसको दर्शाइए। तो इस विधि को हम अभिव्यक्ति प्रविधि कहते हैं। प्रविधि मतलब होता है टेक्निक। ठीक है, प्रविधि मतलब टेक्निक, मतलब किस तरीका से, किस टेक्निक से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों फिर तीसरा है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि में क्या है, इस विधि में आपसे जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। मतलब आपसे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, आप अभी यहाँ से जाइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से जाइएगा तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ से जाने के बाद मतलब जो भी क्रियाकलाप उसको करने के बाद, जैसे हाथ मुँह धोना, सब करने के बाद आप होमवर्क को कंप्लीट करते हैं या खेलने चले जाते हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है, मतलब आप ही के बारे में पूछा गया। फिर आगे है रचना प्रविधि। किसी भी चीज़ पर रचना करवा कर जब व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है तो उसे रचना प्रविधि कहते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कोई अपना मन से कोई चित्र बनाइए, तो कोई बच्चा छाता का चित्र बनाया, कोई बच्चा पेड़ पौधा का चित्र बनाया, कोई बच्चा खाने वाले वस्तु खाद्य पदार्थ का चित्र बनाया, कोई बच्चा पर्यावरण का चित्र बनाया। तो इससे उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है कि आप किस चीज़ का रचना कर रहे हैं। फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी सेंटेंस
कंप्लीटेशन टेस्ट। इस प्रविधि में किसी अधूरी चित्र को पूरा करने के आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी एक शून्य का चित्र दे दिए, फिर उसको कहेंगे कि आप पूरा कीजिए, तो व्यक्तित्व आपका जैसा होगा उसमें वैसा ही बदलाव करके उस चित्र को पूरा कीजिएगा। कोई व्यक्ति जो है एक शून्य से उसमें 2 बिंदु बना देगा, आँख और फिर चेहरा बना देगा। कुछ व्यक्ति उसी शून्य को बॉल बना देगा, कुछ व्यक्ति उसी शून्य को फुटबॉल बना देगा, कुछ व्यक्ति जो है उसी शून्य को थाली बना देगा, उसमें कुछ और चीज़ डाल देगा, मछली चावल वगैरह कुछ भी डाल दे। तो इससे उसका क्या होगा, उससे उसका व्यक्तित्व का मतलब व्यक्तित्व का लक्षण जो है परिलक्षित होगा, सामने आएगा कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है। फिर आगे है IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण स्विस मनोचिकित्सक हार्मन रोसा ने 1921 ईस्वी में किया था। इस विधि में कुल 10 कार्ड होते हैं। देखिए 2 कार्ड काला सफ़ेद होते हैं, 5 कार्ड काला सफ़ेद लाल होते हैं और 3 कार्ड बहुरंगी होती है। ठीक है, तो इस विधि में यह पूछा जाता है कि यह कार्ड देखकर आपको क्या आभास होता है, और जो उत्तर देगा उसी के विश्लेषण के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे दोस्तों हरमन रोसा टेस्ट जो है, हरमन रोसा जो है एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। जैसे आप बराबर जिस चीज़ को देखते होइएगा ना, तो आपको जब कहीं भी स्याही धब्बा दिखाया जाएगा तो उस जो भी आपके मन में रहता होगा कोई भी चित्र या फिर कोई भी चीज़, उस चीज़ को आप उस धब्बा में निकाल लीजिएगा कि नहीं ऐसा ऐसा ये है। और अंतर्बोध का मतलब होता है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ लिखा है, अंतर्बोध यानी मस्तिष्क के संचित अनुभवों का मनोवैज्ञानिक जो भाषा में होता है उसी को हम अंतर्बोध कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं TAT यानी थर्मेटिकल अप्रिशिएटिव टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 ईस्वी में CD मॉर्गन एवं H. मुरे ने किया थे। इस प्रविधि में कुल 30 कार्ड होते हैं। यह परीक्षण प्रौढ़ों के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें जीवन संबंधी चित्र होते हैं। इस परीक्षण में 30 चित्र में 10 चित्र लड़के के, 10 चित्र लड़कियों के तथा 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं। जैसे मैं तुम पे जो चित्र दिखाऊंगा उसके आधार पर तुम्हें कहानी लिखनी है। तो इसमें उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ उसके बुद्धि का भी परीक्षण होता है कि कितना तेज सोच सकता है और किस चीज़ के बारे में कितना अच्छा सोचता है। तो जिस चीज़ के बारे में अच्छा से उसको डिफाइन कर पाएगा वही उसका व्यक्तित्व को निर्धारित करेगा। फिर आगे आते हैं CAT यानी चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट यानी बालक अंतर्बोध परीक्षण। यानी बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1948 ईस्वी में बैलक ने किया था। यह परीक्षण के द्वारा बालकों और किशोरों को व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में कुल 10 चित्र होते हैं। यह सभी चित्र जानवरों के व्यवहार को उस तरह प्रदर्शित करते हैं जैसे मानव व्यवहार हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में मानवीय परिस्थिति में जानवरों के व्यवहार का प्रदर्शन चित्र में किया जाता है। इन विभिन्न चित्रों के द्वारा बालक को मौलिक समस्याएं जैसे माता पिता के संबंध, भाई बहनों के संबंध, भाई बहनों से ईर्ष्या, दूध पीने की समस्या, फिर मल मूत्र परीक्षण की समस्या इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जैसे CAT चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है बालक अंतर्बोध परीक्षण, इससे बालक के अंतर्बोध क्या, उसका अंतर्बोध IQ लेवल क्या है, कितना उसको अंतर्बोध है, उसके मानसिक क्षमता कितना है, इस चीज़ का परीक्षण किया जाता है। इसी छोटे बच्चों पर परीक्षण होता है। फिर बड़ों के लिए जो परीक्षण है SAT कहलाता है, सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट यानी प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण। तो इसमें हम जानेंगे प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण बैलक ने ही किया था। इसमें कुल कार्ड की संख्या 16 होती है तथा यह परीक्षण 50 वर्षों के अधिक के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसको हम SAT कहेंगे यानी सेट। तो दोस्तों हम जानेंगे, अभी तक हमने जो भी मतलब व्यक्तित्व के मापन की मतलब विधि और प्रविधि के बारे में जाना है। इसमें एक है IBT यानी इंक ब्लॉक टेस्ट स्याही धब्बा परीक्षण इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिसमें 2 कार्ड काला सफ़ेद होते हैं, 5 कार्ड काला सफ़ेद और लाल तीनों मिला के होते हैं और 3 कार्ड जो है बहुरंगी वाले होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसको IBT इंक ब्लॉक टेस्ट जो है। दूसरा है आपका TAT थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें भी 30 प्रकार के कार्ड होते हैं जिसमें 10 चित्र बॉयज़ के लिए, 10 चित्र गर्ल्स के लिए और 10 चित्र कॉमन होते हैं। फिर है CAT यानी कैट बालक अंतर्बोध परीक्षण, इसको जानेंगे। फिर आगे है SAT यानी सीनियर एप्रिसिएशन परीक्षण, प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण। तो दोस्तों अभी तक हमने व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ के बारे में जान रहे थे। मुख्य रूप से 3 थी, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रेक्षेपीय। फिर इसके अंदर सब टॉपिक थे। दोस्तों अब हम आगे जानेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में।
यानी व्यक्तित्व, अभी तक हम व्यक्तित्व मापन की विधि जान रहे थे, अब व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। मतलब व्यक्तित्व के क्या सिद्धांत है, व्यक्तित्व का निर्धारण किस आधार पर लोगों में होता है, तो जानेंगे। व्यक्तित्व के सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने इसे अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है, जो निम्नलिखित है। देखिए, इसमें है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। व्यक्तित्व का सिद्धांत व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत को दिया है। फिर शरीर रचना का सिद्धांत है, अल्पोर्ट का शील गुण का सिद्धांत है, कैटल का शील गुण का सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी का सिद्धांत। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्लो का जो मानवतावादी सिद्धांत है, इसी से इंस्पायर होके, मतलब मिड डे मील जो अभी सरकारी स्कूल में चल रहा है, मध्याह्न भोजन, मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत से इंस्पायर है। फिर मरे का मांग का सिद्धांत, रोजर्स का साम्प्रतिक सिद्धांत, आइजैक का जैविक शीलगुण सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। मतलब ये सब मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्तित्व के निर्माण के सिद्धांत के बारे में बताए थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है, उसको अभी हम लोग दोस्तों डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे लिखा है, व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आता है, इसके बाद मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, तत्पश्चात एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत आता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ही है, जो व्यक्तित्व निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जानेंगे अब सिगमंड फ्राइड का क्या था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है, जो ऑस्ट्रिया यानी वियना के थे। सिगमंड फ्राइड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना। मूल प्रवृत्ति मतलब न चाहते हुए भी जो व्यक्ति में कोई चीज़ करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, कुछ अर्जित होती है, जो मूल मुख्य है, इसके मतलब बगैर कुछ किया नहीं जा सकता, उसको मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं। इसमें सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के तीन प्रकार के मन होने की बात कही गई है। देखिए, इसमें अचेतन मन कहा गया है, अनकॉन्शस माइंड, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शस माइंड, अचेतन मन यानी कॉन्शस माइंड। अनकॉन्शस, सबकॉन्शस और कॉन्शस माइंड, यानी अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन। जानेंगे तीनों क्या क्या है। देखिए, अचेतन मन, मनुष्य में लगभग 90% जो होता है अचेतन मन होता है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड, यानी यह सबसे प्रबल मन माना जाता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य होता है: संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ, सुख लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति, अमर्यादित कार्य, असामाजिक कार्य, दमित इच्छाएं, ये सभी कार्य अचेतन मन के द्वारा संपादित होती है। सबसे ज़्यादा मनुष्य में कौन सा मन होता है, तो अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। कितना होता है, तो 90%। और बाकी के जो 10% हैं, बाकी के जो 10% हैं वो कौन सा मन होगा, कमेंट में आप लोग बताइए। बाकी के जो 10% हैं वो होगा अवचेतन मन। अवचेतन मन कहने का मतलब सबकॉन्शियस माइंड। चलिए अवचेतन मन के बारे में जानेंगे। यह बहुत शांत होता है, इसमें कोई भी काम बहुत सोच समझ कर किया जाता है। अवचेतन यानी सोच समझ के, यानी 10% ही ऐसा है जो सोच समझ के आदमी करता है। फिर है चेतन मन, मनुष्य में लगभग यह 10% पाया जाता है। आदर्शवादी व्यक्तित्व को फॉलो करने वाले लोग इसी के अंदर आते हैं। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ हम सोच समझ के करेंगे, ठीक है, या अपने चेतना में लेके करेंगे, ठीक है, वही जो है अवचेतन मन कहलाता है, 10%। ये जो है व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम लिख दिए हैं 10%, ये 10% अवचेतन मन में हो, ठीक है। फिर आगे आते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व अचेतन मन के ऊपर निर्भर करता है। अचेतन मन मतलब जो 90% होता है मन, इस पर जिसका कंट्रोल हो गया अचेतन मन पर, वही उसी का व्यक्तित्व जो है जैसे कंट्रोल करेगा उसके अनुसार ये उसका व्यक्तित्व प्रदर्शित होगा। फिर दोस्तों देखिए, एक शॉर्ट में हम बनाए हैं, एक इसको फिगर कह लीजिए या जो कहिए। अचेतन मन जो होता है बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। अवचेतन मन में सोच समझकर संज्ञान में लेकर कार्य करते हैं। और चेतन मन में क्या होता है, किसी को फॉलो करते हैं, आदर्शवादी व्यक्ति को। तो अचेतन मन को हम जानेंगे ईदम के द्वारा, अवचेतन मन को ईगो के द्वारा, और चेतन मन को सुपर ईगो के द्वारा। तो ये दोस्तों हमेशा देखिए, किसी एग्जाम में इसको आप यदि बना देते हैं ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं इस पूरा जानता है। जो भी हम अभी अचेतन मन, अवचेतन मन, चेतन मन पढ़ाए हैं, मतलब बताए हैं, हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उसको मतलब शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बस इतना फिगर बना देना काफ़ी है। फिर आगे लिखा है, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण अचेतन मन के द्वारा होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि यह 90% होता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है।
इसीलिए ये कितना होता है 90%। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण क्या करता है, यही करता है, जिसको इदम के रूप में जानते हैं। फिर आगे निष्कर्ष में लिखा है, उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व व्यक्ति के शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार ही निर्धारित करता है। प्राचीन काल में सिर्फ शारीरिक प्रतिनिधित्व ही निर्धारित करता था, लेकिन वर्तमान समय में सारी व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। तो दोस्तों देखिए, प्राचीन काल में कहा गया है कि जो उसका फिजिकल होता था वही देख के व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, शारीरिक के अलावा मानसिक और सामाजिक नैतिक व्यवहार भी है उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों आप सबों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस व्यक्तित्व टॉपिक को आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए फिर जाइए। क्यों? क्योंकि यूनिट 4 में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और ये जो पार्ट 2 वीडियो था, इसमें पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने दोस्तों बताया था क्या क्या कवर किया है। पार्ट 2 में तो अभी हम कंबाइंड रूप से बता देते हैं, दोनों के अंदर हमने कौन कौन से सब टॉपिक को कवर किया है। टॉपिक हो गया हमारा व्यक्तित्व, सब टॉपिक जो कवर किए हैं वो हो गया इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके मापन की विधियाँ, इसके सिद्धांत, इसकी विशेषताएं, इसकी अर्थ परिभाषा, इसके प्रभावित करने वाले कारक। तो इन सभी टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और पूर्ण रूप से समझने के लिए इसका पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।